दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2024-25 में जो फूड सब्सिडी है वो 2,05,250 करोड़ रुपए। और दूसरा पार्ट है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी। अंग्रेजी में, फूड सब्सिडी इन द यूनियन बजट 2024-25 इज 2,05,250 करोड़, द हाइएस्ट एवर। बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है गलत? सही होगा। हम्म। सही होगा, सबसे अधिक खा सकते। दूसरा, 2024-25 में 24-25 के लिए बजट में जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो 1,64,000 करोड़ है, जो 2022-23 के रिकॉर्ड 2,51,000 करोड़ रुपए से कम है। ये दो स्टेटमेंट है। कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं दोनों सही है? कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं दोनों गलत है? या कुछ दोनों सही वाले कितने लोग? दोनों गलत वाले? देखो मित्रों, पहले स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है कि यूनियन बजट 2024-25 में फूड सब्सिडी इतना है, ये एब्सोल्युटली राइट। दूसरा जो हिस्सा है अब तक का सबसे ज्यादा है। देखो, जब मैंने बजट इकोनॉमी पढ़ाया था और लॉजिकल गेसिंग कराया था तब भी आपको बार बार आगाह किया है। जो लोग मुझे ठीक से फॉलो कर रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा मैं कहाँ गेम कर रहा हूँ। ये देखो, यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया, भैया आप स्वयं ही म्यूट कर लो, मुझे करना ना पड़े, बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए। तो अ, देखो, यूपी पीसीएस ने सवाल पूछा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इतने पैसे एलोकेट किए गए, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब मैंने लॉजिकल गेसिंग से करा दिया था। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों फ्रेम किया है? इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का कारण ही यही है कि यूपी पीसीएस ने इस तरीके से प्रश्न पूछा है ऑलरेडी, ठीक है, बजट एलोकेशन पे। और देखो, ये भी पूछा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल सबसे ज़्यादा कटौती या सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, ये भी पूछा है। मनरेगा वाला सवाल याद करो, 2023-24 का बजट। तो जब सवाल पूछा है तो सवाल इस पे बन सकता है। अब देखो, ये मैंने आपको बजट इकोनॉमी पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? सेंटर सब्सिडी विल टू फॉल टू 5 ईयर लो। 2024-25 में सबसे कम हो गई फूड सब्सिडी पिछले 5 सालों में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कोविड के दौरान ज़्यादा अनाज देना पड़ रहा था, ज़्यादा फर्टिलाइजर देना पड़ रहा था, बहुत फूड सब्सिडी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि लोग रिवर्स माइग्रेशन हो रहा, घरों को लौट रहे थे, पैसे नहीं थे उनके पास। तो मित्रों क्या है ना कि कॉमन सेंस लगाते तो कहते भाई ये सबसे ज़्यादा अभी कैसे हो सकता है? सब्सिडी पे तो सरकार सोच रही है कि कमी लाई जाए, अंकुश लगाया जाए, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत बढ़ गया था। और इसी वजह से ये मैंने, उस समय जुलाई का महीना था, हमारे पास 1100 सब्सक्राइबर्स थे, और ये सब मैंने आर्टिकल भी लिखा था, मेंस मेंस खेल रहा था। अब ये डेटा देखो, अब समझ में आ जाएगा। ये है फूड, इस वाले रंग से फूड है, ये फर्टिलाइजर है, ये टोटल है। साल 2023-24 में, 23-24 में, ये वाला जो रंग है फूड का है, कितना था? 2.12, यानी 2,12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी था। और 2024-25 में कितना हो गया? 2,05,000 करोड़। तो कम हुआ ना मित्रों? कॉमन सेंस वैसे भी देखो, 22-23 में कितना था? 2.73 लाख करोड़। 21-22 में कितना था? 2.89 लाख करोड़। और 20-21 में जो कोविड वाज ऑन एट पीक, 5.41 लाख करोड़। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो वैसे भी अगर सवाल ये पूछ ले कि 1, 2, 3, 4, 5, पिछले 5 सालों में फूड सब्सिडी लगातार कम हो रही है, अगर ये सवाल भी पूछ ले तो भी ये सही होगा। गॉट इट? फर्टिलाइजर का भी देख लो, 1.54, 2.51, 1.89, 1.64, यानी ये फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन 2023-24 की तुलना में कम हुआ है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, अब तो कर ले जाओगे ना? बताओ, पहले स्टेटमेंट का पहला पार्ट राइट, अब तक का सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है, रॉन्ग। दूसरा, फर्टिलाइजर की सब्सिडी इतनी है जो 22-23 के रिकॉर्ड 2,51,000 करोड़ रुपए से कम है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, दिस इज राइट। इस हिसाब से 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज राइट। गॉट इट? ठीक है ना? और ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? अशोक गुलाटी, जिनका वीकली कॉलम आता है, शानदार लिखते हैं, उन्होंने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। अच्छा मतलब काफी अच्छा लिखा, द प्रॉब्लम विथ फ्री फूड। ठीक है,
इस पर डिस्कस करेंगे मेंस वाला हिस्सा भी। अगला सवाल, आज कितना तारीख हो गया? 14। कल है 15, परसों है 16। 16 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। क्यों है? तो ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड फूड डे क्यों है वो बता देता हूं आपको, अभी नीचे बताऊंगा डिटेल में। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देख लो कि इस वर्ष 2024 की विश्व खाद्य दिवस की जो थीम है, यानी कि वर्ल्ड फूड डे की जो थीम है, वो है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। इसकी जानबूझ के मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ, क्यों? जो थीम ऑलरेडी जिसने डिसाइड किया है वही रहने देना चाहिए, है ना। वही अंग्रेजी वाला एक बार पढ़ लेना तुम। तो इस साल की जो वर्ल्ड फूड डे की थीम है वो ये है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है, बताया ही। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी राइट है मित्रों। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एक है संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है? हंगर से निपटने के लिए काम करती है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत ध्यान देने के लिए जरूरी हैं। 1945 में इसका गठन हुआ था। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है मित्रों। और चूंकि इसका जो गठन था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर। इसकी वजह से हर साल, एवरी ईयर टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एफएओ, इसलिए हर साल फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो उस लिहाज से पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। क्यों? क्योंकि इस साल जो विश्व खाद्य दिवस है, परसों, उसकी थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। वैसे भी सकारात्मक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो देखो, और आज का तीसरा प्रश्न देखो। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। कह रहा है यूनाइटेड नेशन का जो खाद्य और कृषि संगठन है, यानी फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो भूख को खत्म करने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। अभी आपको दिखाया था, ये एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब अगर इसी में दे देता मित्रों तीसरा स्टेटमेंट कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट दे देता, तो जिन मित्रों ने यूट्यूब पर लॉजिकल गेसिंग का देखा है वीडियो, उनको अंदाजा हो जाता कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, दोनों सकारात्मक हैं और दोनों बहुत करीब हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते। तो इस तरीके से यूपीपीसीएस ने भर भर के सवाल पूछे हैं। और आपको लॉजिकल गेसिंग वाले वीडियो में मैंने दिखाया है पिछले 5 साल के एनालाइज करके कि भाई किस तरह से एक स्टेटमेंट देता है, उससे रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट देता है, दोनों सकारात्मक कर देता है और उसकी संख्या लगभग 80% से ज्यादा सही होती है। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और अगला स्टेटमेंट होता इस अवसर पर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो दोनों सही होते। तो इसलिए ये भी सही है। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ये भी सही है। कॉन्सेप्ट अपना क्या है? एक टॉपिक एक पेज, एक टॉपिक एक क्वेश्चन। मेंस के लिए एक टॉपिक एक पेज का नोट्स, प्रीलिम के लिए एक टॉपिक पे एक ही प्रश्न। उसके लिए 10 प्रश्न नहीं बनाना है, 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाना है। करंट अफेयर में, डेली करंट अफेयर में 5 क्विज लोग देते हैं और पता लगता है उस 5 क्विज को 20 क्विज में कन्वर्ट करते हैं और उस 20 क्विज में लोग 1 घंटा लेते हैं। क्यों देना है भाई? इतना समय कम है अपने पास, आधे घंटे में काम खत्म करने का, उसमें प्रीलिम भी पढ़ लेने का, मेंस भी पढ़ लेने का। ठीक, वैसा ही करना है अपने को। अगला स्टेटमेंट है, आप बताएंगे। एफएओ यानी फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने 1961 में क्या किया? ज्वाइंटली एक साथ आकर के एक फूड स्टैंडर्ड, खाद्य मानक फूड स्टैंडर्ड डेवलप किया और उसमें कहा कि भाई कुछ डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं जिसके हिसाब से आपको फूड डेवलप करना है। और उस डायरेक्शन को कहा उन्होंने कोडेक्स एलिमेंटेरियस। क्या कहा उन्होंने? कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ये स्टेटमेंट सही है क्या? कितने लोग कह रहे हैं सही है? गलत है सर। ग, गलत है? क्यों गलत है? गलत क्यों है भाई? बोलो। अच्छा, नहीं पता है, ओके। सर 1963 है ना? सर ऊपर 1945 पे दिया है, स्टेबलाइज हुआ था, फिर नीचे 1963
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुआ, 16 अक्टूबर को। लेकिन 1961 में 1961 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ ने मिल करके कहा कि जो फूड फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम एक डायरेक्शन गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, जिसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सभी फूड फॉर्मेशन करने हैं, और उसको नाम दिया उन्होंने कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ठीक है ना, ये है सवाल। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब ये तो तुम लोगों को पता होगा, रट रहे होगे, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला क्या फाओ को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को? यस सर, एक बार याद किया था, सही है सर, मिला है। जेनिफर मिला है क्या? यस सर, एक बार याद किया था हमने, एग्जाम में आया पेपर। अभी पीडीएफ दिखाया था, उसमें भी नीचे था सर। तो ये जानबूझ करके मैंने ऐसा डाला है ताकि आप गलत कर सकें, कंफ्यूज कर दिया है। एक्चुअली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, बल्कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। फूड प्रोग्राम किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? यस सर। हाँ, तो देखो, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब आओ देखते हैं। साल 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जब कोरोना चल रहा था, जब अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, तो कह रहा है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन बॉडी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन मिला था एग्जैक्टली जिसको, वो था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है मित्रों, अब देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में ये सब लिखा हुआ है। ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सवाल हो गया। अब आज 3 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थे और यूपीपीसीएस ने इस तरीके से सवाल पूछा है। दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड। कोशिश करूंगा कि 5 सवाल, 6 सवाल, 10 सवाल, जैसे जैसे प्रीलिम नजदीक आएगा मैक्सिमम सवाल डिस्कस करें। मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अशोक गुलाटी ने एक बहुत शानदार आर्टिकल आज लिखा है, तो मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। अभी सब शेयर कर दूंगा, पीडीएफ पढ़ लेना, लेकिन सवाल डिस्कस कर लेते हैं। भैया म्यूट कर लो यार, कल को लोग वीडियो देखें तो उनको ये ना लगे कि मैं डांटता ही रहता हूँ हमेशा। कौन है? तो मैं ही म्यूट कर देता हूँ। तो देखो भैया, ये है मेंस का सवाल। मेंस में एक टॉपिक है जीएस 3 में। क्या टॉपिक है? ये जो मैंने जीएस 6 पढ़ाया था आप लोगों को, तब ये सब कराया था कंपेरिजन। जीएस 3 में टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। यानी कि जो सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से फार्म सब्सिडी दी जाती है, उनकी वजह से क्या इशूज होते हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि सारा ये जो फूड सब्सिडी दिया जा रहा है वो पीडीएस में काफ़ी हिस्सा जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी लक्ष्य क्या है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो इसमें 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है, एक तो सब्सिडीज वाला और दूसरा एमएसपी वाला और पीडीएस वाला। और ये है टॉपिक नंबर 5 जीएस पेपर 3। तो उस पर एक सवाल है जो अशोक गुलाटी के आर्टिकल से मेल खाता है, और वो सवाल मैंने फॉर्म किया है, ताज़ा ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश फूड है। ठीक है, बासी बिल्कुल भी नहीं है। जनरली जो कुछ भी क्वेश्चन बनाता हूँ मैं ही बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है ना, मौलिकता एक, वैसे मौलिकता कुछ नहीं दुनिया में, मैं बोलता रहता हूँ कि जो कुछ भी है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। लेकिन मौलिकता इस नाते है कि गूगल पे जाके किसी और का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है ना, कम से कम जो दिमाग में रचा बसा है, पचा हुआ है, उसी को पचा करके आपके सामने रखता हूँ और जो रिलेवेंट है। भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने, ध्यान से सुनना, भारतीय कृषि को, जिन लोगों ने सिर्फ प्रीलिम रटा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है और इटैलिक भी कर दिया है जो महत्वपूर्ण की टर्म्स हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ऐसे ही अंडरलाइन करना है ताकि उनको आप एड्रेस कर सको, तो ही नंबर मिलेंगे। डिमांड अगर क्वेश्चन की फुलफिल होती है तो उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, एग्जामिनर का सबसे पहले नज़र जाती है डिमांड क्वेश्चन की फुलफिल हुई है या नहीं। उसके बाद जाता है कि कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा एग्जाम्पल वगैरह है। तो भारतीय कृषि, इंडियन कृषि की बात कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए, इसको किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड सब्सिडी का रेशनलाइजेशन मतलब तार्किक रूप से आपको फूड सब्सिडी
देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया, 2-2 लाख, 3-3 लाख करोड़, 4-4 लाख करोड़ रुपए, 5-5 लाख करोड़ रुपए 2020-21 में, वैसे नहीं। इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जो मित्र नहीं जानते हैं आलोचनात्मक परीक्षण, उनके लिए बता दूं, फेवर में भी बात कहनी है और अगेंस्ट में भी बात कहनी है, और फिर एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड बताना है। फेवर में कितनी बात कहनी है, अगेंस्ट में कितनी बात कहनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना है, किसानों की आय बढ़ानी है, ये पहला ओपनिंग स्टेटमेंट है। और मैं बार बार कह चुका हूं, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है, कोई नहीं बताता, कि भाई मेरा अनुभव कहता है कि जब इस तरीके से प्रश्न हो जिसमें फार और अगेंस्ट यानी कि पक्ष विपक्ष दोनों बात करनी हो, तब जो पहला स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट है, अगर वो अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, पक्ष की बात कर रहा है, तो फेवर में लगभग 70%, 75% चीजें आएंगी। अगेंस्ट में, चैलेंजेस में, लिमिटेशन में, डिमेरिट्स में 25%, 30% चीजें आएंगी, या वाइस वर्सा। ठीक है। अंग्रेजी वालों मित्रों के लिए, अंग्रेजों के लिए, rationalization of food subsidy is very important to make Indian agriculture climate change resilient and to increase the income of farmers. Critically examine. अब चलो इंट्रोडक्शन बताओ, कोई मित्र बताए क्या शुरू करोगे? बोलो भाई, समझ में आया सवाल? सवाल समझा ना? सर जो फूड सब्सिडी कम की है सरकार ने, उसको लिख सकते हैं हम लोग? चलो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपकी राय ले लूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा वो होता है जिसका कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस, यानी कि 2-3 साल 5 साल में जो कंटेम्प्रेरी इशूज, मुद्दा बहुत ज्वलंत हो, उसको लिखा जाए, या कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है उसको लिखा जाए, या कोई बहुत शानदार फैक्ट या रिपोर्ट आ गई उसको लिखा जाए, ताकि एग्जामिनर पढ़ते ही चौंक जाए कि देखो इसके पास तो गौहरे मोती है, मतलब गोता लगा करके मोती निकाल लेकर के आया है, वैसा। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जा सकता है कि 2024-25 के बजट में फूड सब्सिडी 2,05,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जो जीडीपी का जो भी परसेंटेज है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, यहाँ पे देख लेने का, जो जीडीपी का लगभग कितना है, 1.5% है, 1.31% है, मान लो 1.5% है लगभग, जो जीडीपी का लगभग 1.5% है, इस बारे में पॉलिसीगत यानी नीतिगत रिफॉर्म तथा पुनर्विचार की आवश्यकता है। ठीक है, बस इतना लिख देने का। या दूसरा इंट्रो का मॉडल हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए तथा कृषि में अपेक्षाकृत सुधार ना हो पाने एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु फूड सब्सिडी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इतना। या तीसरा एक तरीका हो सकता है कि भारत में हरित क्रांति के बाद फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, किंतु जो कृषि में ग्रोथ रेट है वो 2 से 4% के बीच ही रह रहा है। ये चिंताजनक विषय है, इतना लिख देने का। या फिर अशोक गुलाटी का नाम ले लेने का, या कोई और एग्रीकल्चर कमेटी अगर बनी हो, स्वामीनाथन की कमेटी जो थी, उसकी बात कर देने का और इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर देना है। ठीक है ना। अब ये एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? भारत में फूड सब्सिडी तथा एग्रीकल्चर सब्सिडी, सॉरी फर्टिलाइजर सब्सिडी दोनों मिला करके लगभग 2.5% ऑफ जीडीपी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी किसानों की अपेक्षाकृत आय नहीं बढ़ी है। कृषि में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की रफ्तार धीमी है, तथा कृषि में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो संभव नहीं हो पाया है। ये लिख देने का मतलब 50 तरीके हैं आपके पास इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है ना। इमीडिएटली अगर मुझसे कहो तो मैं 20-25 तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। और शायद यही कारण रहा होगा कि GS3 में तारीफ करनी पड़ती कभी कभी, इसलिए क्योंकि जिन लोगों के मुझसे भी कम मार्क्स थे 2022 में GS3 में, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा नाम हो गया आजकल यूट्यूब की दुनिया में, तो मुझसे मार्क्स कम थे GS1 में भी, 3 में भी। और उस साल उनको शुक्ला सर के बोर्ड में हाईएस्ट मिला था 193 मार्क्स इंटरव्यू में। मुझे इस साल शुक्ला सर के बोर्ड में हाईएस्ट मिला है 195 मार्क्स, उनसे ज़्यादा। अब उनका सिलेक्शन हो गया, थोड़े से मार्क्स ज़्यादा थे, और करोड़ों कमाए उन्होंने, सिर्फ इस नाते कि मैं देखो GS3 में इस देश का लगभग वन ऑफ दी टॉपर हूँ और मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो अब क्या किया जाए, जो दिखता है बिकता है, मैं तो बेच भी नहीं सकता। ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहता है, ये जीवन है भाई।
तो GS3 मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि GS3 में और GS6 में इंटीग्रेटेड पढ़ाई करके आप ज़्यादा स्कोर कर सको, औरों से लीड ले सको। और GS4 और निबंध तो अपनी दुनिया है। एक नया प्रयास शुरू करने जा रहा हूँ। एक मेरा मित्र यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका है और शानदार है, एक बड़ी संस्था के लिए काम भी कर रहा है। कल से ही शुरू करेंगे। यूपीएससी में 2024 में जितने निबंध हैं उन सबको डिस्कस करेंगे लाइव बैठ करके आप लोगों के साथ। और यूपीएससी में निबंध और एथिक्स के लिए जम करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम एनालिसिस, डिस्कशन और क्वालिटी कंटेंट लेकर के आने वाले हैं, ताकि यूपीएससी के जो मित्र हैं जिनको इसमें बड़ी समस्या रहती है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट को, उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। हिंदी माध्यम वालों के लिए भी, वो अंग्रेजी में है, मैं हिंदी वाला हूँ, तो दोनों करेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट कैसे लिखोगे मित्रों? सवाल कह रहा था कि भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना है, किसानों की आय बढ़ानी है, इसके लिए फूड सब्सिडी का रैशनलाइजेशन जरूरी है। तो समस्या है फूड सब्सिडी। समस्या क्या है? फूड सब्सिडी। तो जब समस्या फूड सब्सिडी है तो फूड सब्सिडी से क्या समस्याएं हैं उसको पहले बताएंगे, फिर ये बताएंगे इसी पार्ट में कि फूड सब्सिडी से जो समस्याएं हैं वो कैसे एग्रीकल्चर के ग्रोथ को, एग्रीकल्चर के क्लाइमेट अनुकूल होने को रोक रही है, किसानों की आय बढ़ने से रोक रही है, मार्केट डिस्टॉर्शन कर रही है, रिफॉर्म नहीं लाने दे रही है। फिर दूसरा जो पक्ष होगा, जो कॉन्स होगा या जो चैलेंजेज होंगे, यानी दूसरा वाला जो पक्ष होगा जो कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसमें लिखेंगे नहीं फूड सब्सिडी जरूरी है क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण करना है। हाँ बोलो। सर इसमें फसल विविधीकरण को भी तो देख सकते हैं कि किस फसल पे कितना एमएसपी दे रहे हैं एक्चुअल और उस पे कितना प्रमोट कर रहे हैं। मित्रों कहीं एग्जाम्पल में किसी जगह डालना है तो डाल दो, अदरवाइज ये सवाल 15 नंबर में आएगा तो आएगा, शायद 12 नंबर सॉरी यूपी में होता है, तो इतना समय आपके पास नहीं होगा कि सारी चीज़ें लिख पाओ। कहीं एग्जाम्पल में कहीं से लिख देना है तो लिख देना है, ठीक है ना, तनाव नहीं लेना है। एक बार मैं स्टैंडर्ड ये डिस्कस कर दे रहा हूँ और इसको भी मैंने तैयार करने में बमुश्किल 7-8 मिनट 10 मिनट ही लिया है। तो जितना आप सोच सकते हो एग्जाम हॉल में उतना ही मैंने यहाँ भी दिया है। आदर्श मॉडल आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आदर्श मॉडल आंसर कुछ होता नहीं, वो आपको कभी हजम भी नहीं होगा। उतना ही लिख रहा हूँ जितना मेरे दिमाग में, ठीक है, ताकि उतना ही आप कर ले जाओ तो काफ़ी हो जाएगा। अगर यूपीएससी ने मुझे हाईएस्ट मार्क्स लगभग दिए हैं तो आपका भी उससे भला हो सकता है। नहीं सर, जैसे सब्सिडी पे मैं लिखा था आंसर पीवाईक्यू का, मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करूंगा। हाँ कर देना। एक बार लास्ट में बात करते हैं, पहले पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे? फूड सब्सिडी से उत्पन्न समस्याएं, ठीक है। तो फूड सब्सिडी से क्या समस्या हो सकती है? मैंने लिख दिया हिंट में, इसकी वजह से कृषि के बाकी क्षेत्रों में रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। कैसा रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है? अबे जैसे यहां लिख सकते थे आप उदाहरण के तौर पे, ऐसे अंग्रेजी में भी लिख दिया है, तनाव मत लो मित्रों, ठीक है ना, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारा पैसा सब्सिडी में जा रहा है। अगर 2.05 लाख करोड़ फूड में जा रहा है प्लस 1.64 लाख करोड़ फर्टिलाइजर में जा रहा है, टोटल हो गया 3.5 लाख करोड़। अगर कुमुलेटिवली इसको देखा जाए तो जीडीपी का 2.5% से ज्यादा है और शायद डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है इस भारत में, देश में। पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है केंद्र सरकार की तरफ से, वो 11 लाख करोड़ का है और लगभग 3.5 लाख करोड़ तो हम खाली सब्सिडी दे रहे हैं दो क्षेत्रों को मिला के, कृषि क्षेत्र में। तो अगर यही पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता, लगभग हर 10 किलोमीटर पे या 7-8 किलोमीटर पे पंजाब में एक कोल्ड स्टोरेज और कम पे ही, जबकि बिहार में ये एवरेज कितना है 60 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्ट में इससे भी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी 40 से 50 के बीच है किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में भी वेस्टर्न यूपी में ये एवरेज लगभग 25 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर या उससे कम का है। पूर्वांचल और बाकी इलाकों में ये लगभग 60-70 किलोमीटर का है, यानी 70-70 किलोमीटर तक, 80-80 किलोमीटर तक एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। फसल पेरिसेबल आइटम को रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है और वहां पे भी नहीं होता है तो जोनल हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। एपीएमसी जो मंडी है वो डिस्ट्रिक्ट में एक है, तो किसानों को आढ़ातियों को बेचना पड़ता है, मिडिल मैन को बेचना पड़ता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता इस पैसे का, तो सोचो कि कितना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता, वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती इकोनॉमी में, स्पेशली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। एग्रीरियन इंडस्ट्री लग सकती थी, किसी जगह टमाटर बहुत होता है तो उसका कैचअप बनाने का इंडस्ट्री छोटा सा लग सकता था, किसी जगह लीची होती है तो उसका कुछ और लग सकता था, किसी जगह सीताफल है तो सीताफल की कुछ और। प्लीज 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 इसके सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये सब भी किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा साइक्लिकल ग्रोथ, ज्यादा चक्रीय
ग्रोथ, चक्रीय इकोनॉमी को ज़्यादा प्रमोट कर सकता था, बजाय कि सीधा सीधा सब्सिडी। ये है पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। दूसरा स्टेटमेंट जो इसके फेवर में लिख रहा हूं कि भाई फूड सब्सिडी को रैशनलाइज करने की जरूरत है। फूड सब्सिडी देने की वजह से मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। कैसे होता है मित्रों? और कितनी बार स्वामीनाथन ने, कितनी बार अशोक गुलाटी ने लिखा है इस पर। मार्केट डिस्टॉर्शन कैसे होता है? सरकार एक लिमिट के ऊपर फूड प्राइस बढ़ने ही नहीं देती। आपने एक चीज ध्यान दिया कि जिस तरह से मार्केट में बाकी क्षेत्रों में इन्फ्लेशन आया, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े, कंपनीज ने अपने रेट बढ़ाए, सर्विसेज सेक्टर के, स्कूल के, हेल्थ के, एजुकेशन के, बाकी जगहों पर जो प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, इंडेक्स आप देख लीजिए, उस लिहाज से फूड के रेट नहीं बढ़े भारत में। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि फूड का रेट एक लिहाज से ज्यादा बढ़े। इसका कारण, एक तो सरकार को लगता है कि भाई जैसे ऐसा होगा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, नंबर वन। नंबर टू, सरकार सबको अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करना चाहती है, वो भी किस रेट पे? 5 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए। 5 रुपए में गेहूं चावल ये सब दे रही, 1 रुपए में मोटा अनाज दे रही। तो अगर सरकार फूड के दाम बढ़ने देगी तो सरकार को यह भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, वो चाहती नहीं। प्लस सरकार एमएसपी, जो सीटू का फार्मूला था एमएस स्वामीनाथन का, उसको ठीक से फॉलो नहीं किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस लिया नहीं। इसकी वजह से भी सरकार एमएसपी के रेट कम रख रही है, और सारा आंदोलन या सारा एक गुस्से की जड़ भी कहीं ना कहीं एमएसपी ठीक से ना होना है। ले दे करके कुछ ही फसलों पर ओपन प्रोक्योरमेंट होता है। ओपन प्रोक्योरमेंट का मतलब है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो, कि जितना भी तुम प्रोड्यूस करोगे सब खरीदेगी सरकार, और सरकार की मजबूरी है खरीदना। और ऐसा सब गेहूं चावल कुछ और फसलों पे ही होता है, सब पे नहीं होता। तुम सोचो मूंग को हम ओपन प्रोक्योरमेंट करवा ले कि 100 कुंटल हम मूंग बेचेंगे ही बेचेंगे, सरकार कहेगी नहीं, मजबूर नहीं हम आपसे लेने के लिए। तो सरकार जितनी फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करती है उतनों को खरीदती भी नहीं है, ओपन प्रोक्योरमेंट करती भी नहीं है, और जानबूझ करके एमएसपी कम रखा जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि भाई मार्केट में अगर कोई चाहेगा कि फूड सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसे, ताकि वहां से फूड प्रोसेसिंग करके या कुछ और करके एग्रेरियन इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम मार्केट में आए, तो उसकी इच्छा ही मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि सरकार कंट्रोल कर रही है। तो भाई सवाल ये है, एलपीजी रिफॉर्म आप लेकर के आए, ओपन इकोनॉमी कर दिया, क्लोज इकोनॉमी बंद कर दिया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों आज भी आप क्लोज इकोनॉमी रखे हुए हो? और मैं एक डेटा लेकर आया हूं यहाँ पे, ये आपके लिए, इसको एग्जाम्पल में डाल देना, ये स्क्रीनशॉट नहीं डालना है, लिख देना है। मेरे पास समय नहीं था, 10 मिनट था तो मैंने उठा के चेप दिया। बाकी सेक्टर में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया, एफडीआई बहुत बढ़ गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं आ रहा है? तो एक बात बताता हूं, एग्जाम्पल में ऐसे लिखना, दाओ 100% एफडीआई इज अलाउड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 100%, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 2001 में 267 बिलियन रुपीज। 267 बिलियन रुपीज मतलब कितना हुआ? 26,700 करोड़। और 2021-22 में कितना? 4163, यानी कि 41,000 नहीं, 2670 होगा, 41,630 करोड़ रुपए। यानी इसको बिलियन डॉलर में अगर देखा जाए तो बहुत कम है। मतलब कि 79 या कितना बिलियन डॉलर जो भी आया टोटल एफडीआई भारत में, उसमें एग्रीकल्चर का अगर योगदान देखा जाए तो बेहद कम है। अगर उसमें भी एलाइड सर्विसेज हटा दिया जाए, जिसमें फिशरीज है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, तो कोर जो एग्रीकल्चर है, जिसपे कि 80% 70% किसान टिका हुआ है, गेहूं है, चावल है, दाल है, उसमें तो एफडीआई ना के बराबर है। और ये क्यों है पता है? क्योंकि मार्केट कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें भरपूर सब्सिडी दिया जा रहा है, भरपूर जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है उसके तहत उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं आ पा रहा है, किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है। सरकार ने कोशिश भी की थी, 3 जो ट्रिपल फार्मर लॉ लाया था, लेकिन उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, एक और मैंने तर्क लिखा है इसमें कि नीति आयोग कह रहा है कि एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 11% है। एग्जैक्ट फिगर देख लेना आप, 11% के आसपास ही है।
11% है। अगर एमपीआई, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुलाटी जी कह रहे हैं, उनके आर्टिकल से उठाया। हाँ, तो गुलाटी जी कह रहे हैं कि भाई जो एमपीआई है वो अगर 11% है नीति आयोग के डेटा के हिसाब से, ये देखो, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सेज दैट द पॉवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 29% इन 2013-14, याद करो रंगराजन कमेटी जब बैठी थी तेंदुलकर के बाद, उससे घट करके 11% हो गई है 22-23 में। इफ दिस इज ट्रूली द केस, in fact the government if this is truly the case, in fact the government does not stop speaking in congratulatory terms about this achievement, why are we still distributing free food to more than 800 million people? मतलब उनका जो तर्क है वो ये है कि अगर 11% खाली गरीबी बची हुई है, अगर खाली गरीबी 11% बची हुई है, तो फिर हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड क्यों बांट रहे हैं? ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया ना। या तो ये गलत है 11% का डेटा, या तो फिर आप गलत कर रहे हैं, यानी कि अनडिजर्विंग लोगों को फ्री फूड बांट रहे हैं। हाँ, बट दूसरा डायमेंशन, फूड सब्सिडी जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? नीति आयोग का जो आंकड़ा है ना मित्र, जो डेटा है, वो ओवरऑल लिविंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। वो तो भाई एक बीपीएल का क्राइटेरिया उन्होंने तय कर दिया, कितना कैलोरी या इतने रुपए से जो भी कम ज़्यादा होगा वो कर दिया उन्होंने। और एमपीआई जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो उन्होंने बास्केट में जो आइटम्स लिए वो भी सारा नहीं लिया। सर्विस सेक्टर किस तरीके से इग्नोर किया जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्स में, आपको हमने उस दिन पढ़ाया ही था जब मैं डब्ल्यूपीआई, एफपीआई, सॉरी रिटेल वाला और लेबर वाला जो पढ़ा रहा था अस्तित्व बैच में। तो जो ओवरऑल लिविंग कॉस्ट है उसको कंसिडर नहीं किया। तो जब ओवरऑल लिविंग कॉस्ट मान लो 100 रुपए है और उसमें फूड का हिस्सा 20 रुपए है, तो अगर 20 रुपए की मदद मान लो सरकार से मिल जा रही है, तो जो आम जनता है वो 20 रुपए को उपयोग कहाँ कर लेगी? एजुकेशन में कर लेगी, हेल्थ में कर लेगी, दवा में कर लेगी, दारू में कर लेगी, आई मीन सॉरी जो घर की बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें कर लेगी, तो वो कर लेगी। अगर ये फ्री फूड ना दिया जाता तो क्या होता? लोगों के पास जो 100 रुपए अवेलेबल थे अब वो 80 ही अवेलेबल रहते। तो उनकी पीपीपी यानी कि परचेजिंग जो इंडेक्स, सॉरी क्या कहते हैं इसको, हाँ, तो परचेजिंग जो पावर है, यानी कि क्रय करने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो क्या होगी? डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी ही कम हो जाएगी, तो लोगों की बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अब 80 रुपए बचे और उसको उन्होंने पता लगा कि दवाई में खर्च कर दिया या स्कूल की फीस में खर्च कर दिया, अब भूखे हैं, खाने के लिए है नहीं, तो फिर पता लगेगा माल न्यूट्रिशन होगा, एमएमआर बढ़ेगा, आईएमआर बढ़ेगा। पता कर लेना एमएमआर और आईएमआर कितना है एनएफएचएस 5 के हिसाब से, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अपडेटेड डेटा है। हिडन हंगर हो सकता है। तो अगर फूड सब्सिडी रोका गया तो लोगों के पास जो पीपीपी है वो वो क्या होगी? कम हो जाएगी। लोगों का हिडन हंगर बढ़ सकता है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है। तो जो हमारा आंकड़ा है, जो हमारा टारगेट है 2030 तक जीरो हंगर अचीव करना, और हंगर कौन से एसडीजी में आता है? मैंने कहा था 1 से होता है गरीबी, कोई मांगता है 1 रुपये आप देते हो, 2 से मैगी, 2 मिनट में मैगी, मतलब भूख लगती तो मैगी खाते हो, तो जीरो हंगर 2 से, एसडीजी गोल 2 है। तो यहाँ पे लिख देना कि भाई दिस इज मस्ट फॉर फुलफिलिंग द एसडीजी गोल 2 बाय 2030। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है गवर्नमेंट का, इसीलिए गवर्नमेंट मिशन पोषण जैसी स्कीम चला रही है। अब एक पॉलिटिकल डेटा है जो मैं कोट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई कारपोरेट सेक्टर का ठीक ठाक पैसा अगर माफ किया जा सकता है तो सब्सिडी देने में क्या प्रॉब्लम है? उनका अगर टैक्स 35% से घटा करके इफेक्टिवली कई कंपनीज के लिए 15% तक लाया जा सकता है, 25% लाया जा सकता है, तो 2 लाख रुपए करोड़ सब्सिडी देने में क्या प्रॉब्लम? बट वो डेटा लिखना नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये सवाल आ जाए तो यू कैन टैकल इट इन दिस वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अच्छा वे फॉरवर्ड, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो होता है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। कल मेरे दोस्त ने आज मुझे फ़ोन किया और बोला कि वो जो ड्राफ्ट तैर रहा था एप्लीकेशन वाला आयोग को, उसको मैंने यार धज्जी उड़ा दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं मित्र, वो हिंदी पेपर एक होता है और हिंदी भाषा में अगर लिख नहीं सकते, सोल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं कर सकते, ठीक से सजेशन भी नहीं दे पा रहे हैं आयोग को, तो क्या मैंने ऐसे ही अगर आप आंसर में
अच्छा वे फॉरवर्ड नहीं बता पा रहे हो, अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप अच्छे ब्यूरोक्रेट कैसे साबित होगे? तो अशोक गुलाटी का मैंने पहला सजेशन ले लिया। अटल गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अटल गवर्नमेंट ने क्या किया था, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 1998 से 2004 रिफॉर्म द फूड सब्सिडी रिजीम एंड मेड पीडीएस अ टारगेटेड स्कीम। उसमें क्या किया उन्होंने, जो अंत्योदय थे, जो सबसे डाउन ट्रोडन थे, सबसे निचले हिस्से में थे गरीबी के, उनको फ्री फूड दे दिया। जबकि ऐसे लोग, आधे से आधे लोग, लगभग 50%, जो कुछ पैसा बियर कर सकते थे, यानी कि थोड़ा सा वेल कंडीशन था, उनको एमएसपी के रेट पे पैसा देना था, हाफ ऑफ द एमएसपी, एमएसपी का आधा देना था, और बाकी जो लोग थे उनको एमएसपी का 90% देना था। यानी कि जो सबसे ज्यादा गरीब उसको फ्री दे दो, जो उससे थोड़ा अमीर उसको एमएसपी का 50% से ले लो, और जो वेल ऑफ कंडीशन में है उसको 90% ऑफ द एमएसपी पे करने के लिए बोलो। ये 5 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए में सबको पैसा मत दो। तो ये है सजेशन रेशनलाइज करने के लिए फूड सब्सिडी का। और आप नहीं दे रहे हो, ये ऑलरेडी अटल गवर्नमेंट कर चुकी है, तो इसमें लिख देना था पूर्ववर्ती सरकार, और लिख देना था 1998 से 2004, नाम अगर ना भी लिखो तो, के अनुसार हम फूड सब्सिडी को ग्रेडेड कर सकते हैं, ग्रेडेड मैनर में लागू कर सकते हैं। कम गरीब, सबसे गरीब, उससे बेहतर, ऐसा कुछ। दूसरा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो फूड का रेट है, आज तक रिवाइज नहीं हुआ मित्र, जबकि उसको हर 2-2 साल में रिवाइज होना था। तो उसको पीरियडिकली रिवाइज करो। अरे 5 रुपए में कहीं मिलता है, 3 रुपए में, 1 रुपए में कहीं मिलता है क्या यार? उसको 10-15 रुपए तो करो कम से कम। कृषि में इससे राज्य सरकारों का भी पैसा बचेगा, वो भी कुछ खर्च कर पाएंगे। मतलब ये तो मजाक है पूरा। कृषि में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार अलग से फंड बनाए, जैसे हमने नेशनल रिसर्च फंड बनाया, 1 लाख करोड़ दिया इस साल, 50,000 पिछले साल दिया था। तो उसमें सरकार जो कृषि, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर जो सेस लगाती है, इसी तरीके से कुछ सरकार कर सकती है, अलग से सेस बना सकती है, जिसका खर्चा, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। ऐसा कुछ कर सकती है। एफडीआई में जो बहुत कम पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल रहा है, उसके लिए सरकार कुछ तो भी प्रमोशन करे, कुछ तो भी इंसेंटिव दे, कि भाई वहां आओगे, आप कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको कुछ तो भी, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक्ड इंसेंटिव, तो सीएलपी लागू, सेल्फ लागू कर सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे दे देने का सजेशन कुछ बुरा नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज पूरे भारत में 0.7% जीडीपी का जो है वो खाली खर्च होता है रिसर्च पे। सब्सिडी देते हैं 2.5%, रिसर्च करने में खाली खर्च करते हैं 0.7%। तो उसको बढ़ाओ थोड़ा सा। मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, अरे भाई भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण सिर्फ 47% है, 47% ओनली, जबकि बाकी इकोनॉमीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में या पैरेलल इकोनॉमीज में ये आंकड़ा 60 से 70% एवरेज है। और ये भी जो 47% दिख रहा है ना, ये थैंक्स टू सदर्न स्टेट एंड पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्यों में जाओगे तो ये आंकड़ा घट करके कहीं 25% आ जाएगा। 10 में से 2-3 परिवारों के पास ही आज भी ट्रैक्टर है, या शायद और भी कम होगा एग्जैक्टली। तो मैकेनाइजेशन बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी उससे भी बढ़ेगी। एफपीओ, जो मित्र अभी सलाह दे रहे थे, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी करना है, इसको बजट में भी अनाउंस। फार्मिंग को भी जोड़ सकते हैं। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल कर सकते हैं। रिफॉर्म इन पॉलिसीज जो है ना, जब रिफॉर्म इन पॉलिसीज लिखा तो इसे ब्रैकेट में लिख सकते थे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, ऐसे कर देने का। ज़्यादा जगह नहीं घेरना है, पैरा में लिखने वाले लोग पेपर भी नहीं कंप्लीट कर पाते, ऐसे ब्रैकेट में लिख तो देने। सर इसमें क्लस्टर बेस्ड जो अप्रोच है, सीबीबीओ बनाता है, उसको भी डाल सकते हैं थोड़ा? डाल सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके पास समय है तो सब डाल सकते हो। कीवर्ड तो हमेशा फायदा करता है, ब्रैकेट में डाल देने का, या ऐसे करा करके एरो लगा करके लिख देना, ऐसे लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आदर्श आंसर नहीं, ये दुनिया का सबसे महान आंसर नहीं है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो चला है, तो जब यहाँ पे मैकेनाइजेशन मैंने बोला, तो यहाँ पे मैकेनाइजेशन के साथ डिजिटाइजेशन भी कर देने का था, और ब्रैकेट में वो जो मिशन है उसका जिक्र कर देना था। ठीक है, ओके, ओके सर। यस, खत्म हो जाता। एग्जाम्पल, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड डिप्लॉयमेंट। अभी बजट में सरकार ने कहा है कि 100 ऑफ वेराइटी जो सीड है, जो पड़ी हुई सड़ रही थी आईसीआर के पास, उसको मार्केट में उतारा जाएगा। क्यों? वो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड है, जलवायु परिवर्तन से लड़ सकती हैं, वो उतार सकते हैं। कस्टमाइज फार्म मशीन्स, अरे भाई बड़ा वाला ट्रैक्टर अभी तक आयसर और सब चलता था, किसी के पास 1 ही एकड़ की खेती है तो क्या वो ट्रैक्टर ना ले? 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर कैसे खरीदेगा वो, जो भी रेट हो यार। तो 1 लाख रुपए में ट्रैक्टर क्यों नहीं बन सकता है?
छोटे छोटे ट्रैक्टर लाओ जिससे उसकी 1 एकड़ की खेती की जुताई हो जाए धीमे धीमे। क्यों चाहिए भाई आपको बड़ा पावर वाला ट्रैक्टर? तो कस्टमाइज फार्म मशीन्स। दूसरा, बड़े ड्रोन ही क्यों चाहिए पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए? छोटे ड्रोन लेके आओ। ड्रोन दीदी कार्यक्रम चल ही रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े कोल्ड स्टोरेज क्यों चाहिए? छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज हो सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो मशीन है बड़े बड़े पंजाब से आती थी पहले, बड़ा क्यों चाहिए? छोटे भी हो सकते हैं। कस्टमाइजेशन क्यों नहीं हो सकता भाई? सिर्फ पंजाब के किसानों को देख करके, कनाडा के किसानों को, अमेरिका के किसानों को देख करके बनाओगे क्या? हमारे यहाँ ऐसी फैक्ट्री जैसी कंपनी क्यों नहीं आ सकती हैं जो हमारे किसानों को छोटे छोटे जोत के आकार जो है 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले, उनको ध्यान में रख के क्यों नहीं बना रही? तो इस तरीके से आप सजेशन दे सकते हैं। और क्या, जो फार्म लाज रोल बैक कर दिया है इसको, मैं कंगना रनौत ने बयान दिया कि दोबारा ले आओ, वापस लेना पड़ा। लेकिन आप कोई राजनीति में नहीं हो, आपको वापस लेने के लिए बयान जरूरत नहीं है। फार्म लाज जरूरी है, वो तीनों फार्म लाज चेंज करके उनको अमेंड करके लाने की जरूरत है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास चाहो तो पहले भेज दो, चाहो तो पहले जनरल आम जनता की ओपिनियन ले लो। क्या पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान विरोध करेंगे तो बाकी देश के लिए कानून नहीं आएगा? और नहीं ला सकते तो स्टेट को पावर दे दो। कंकरेंट लिस्ट में है, इसकी वजह से स्टेट ला नहीं सकते, क्योंकि वो लाएंगे पार्लियामेंट फिर लाएगी तो फिर उनका फेल हो जाएगा। तो स्टेट को बोलो कि भैया आपने अपने स्टेट में ले आओ। पंजाब हरियाणा वाले नहीं लाना चाहते मत लाएं, यूपी वाले ला सकते हैं, बिहार वाले ला सकते हैं। बिहार तो लेके भी एपीएमसी में रिफॉर्म आया है, क्या दिक्कत है? तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो स्टेट को पावर दे दो, जिनको चाहिए वो ले आए। कुछ स्टेट ला भी चुके हैं। तो फार्म लॉज अगर भाई पूरे देश में नहीं लागू हो सकता है तो स्टेट में लागू करो। किन्हीं पर्टिकुलर एरिया की वजह से पूरा देश थोड़े नुकसान झेलेगा उसका। अगला सजेशन मेरा है यूबीआई, ये फूड सब्सिडी खत्म कर दो, कंप्लीटली खत्म कर दो। और बहुत सजेशन आ चुके हैं इस पे कमेटीज पे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सीधा सीधा कुछ अमाउंट उनको दे दो या कूपन दे दो और बोलो जाओ मार्केट से, भैया आपको मैंने 100 रुपये का कूपन दिया है या 2000 का कूपन दिया, जो भी है, मार्केट में जाओ दुकान पे। वाउचर वाला सिस्टम हाँ होता है ना कि हाँ, वो चीजें के लिए बना उसी और जाओ उनसे, भैया आप बाकी कुछ खरीद नहीं पाओगे, सिगरेट नहीं खरीद पाओगे उस कूपन से। उससे जाओ गेहूँ चावल मोटा अनाज लेके आ जाओ, ठीक है ना? इससे ये राशन के दुकानदारों का झंझट खत्म होगा, सरकारी बाबुओं का झंझट खत्म होगा, एफसीआई का झंझट खत्म होगा, गोदाम का झंझट खत्म होगा, रखवाली का झंझट खत्म होगा। और मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का आईसीआर का डेटा कहता है भाई, भारत में 92,000 करोड़ के पेरिसेबल आइटम्स बर्बाद हो जाते हैं। 92,000 करोड़ का तो हमारे फूड आइटम्स बर्बाद हो जाते हैं हर साल, सड़ जाते हैं। आज भी एफसीआई के पास कोल्ड स्टोरेज ठीक से नहीं है, आज भी एफसीआई के पास गोडाउंस नहीं है, सिलोज नहीं है ताकि वो रख सके उसमें। तो क्यों 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 उनके सहायता से करवाना है भाई? सीधा वाउचर तो खत्म करो यार। एफसीआई को बोलो तुम कोल्ड स्टोरेज बनाओ पेरिसेबल आइटम्स के लिए, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करो, वो सब काम करने दो। क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में लिख दो कि फूड सब्सिडी के रैशनलाइजेशन के साथ साथ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लिखो, मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है उसके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए फूड सब्सिडी का रैशनलाइजेशन करना चाहिए, ताकि किसानों की आय दुगनी की जा सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ऐसा कुछ बोल वचन कर देने का, ठीक है ना? ये सब कर सकते हो आप। ये अशोक गुलाटी वाला आर्टिकल मैंने हाईलाइट कर दिया है, पढ़ लेना, ठीक है मित्रों? तो मुझे लगता है शुरुआत में बोल वचन किया था 2-5 मिनट, अदरवाइज 30-35 मिनट हो गया। मेरा टारगेट रहेगा 30 मिनट में 5 एमसीक्यू, बहुत हाई क्वालिटी के एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्लस एक मेंस का क्वेश्चन या 2 मेंस का क्वेश्चन, जितना भी समय परमिट करेगा, सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से डिस्कस किया जाए, ताकि आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड हो सके। और धीरे 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 ये जो अलग अलग करके पढ़ाई हो रही है वो सेंसिटाइजेशन आए, यूट्यूब की मदद से ही सही, धीरे धीरे बाकी लोग भी फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में शायद यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में इसमें एक नया माहौल, एक नया तरीका विकसित होगा, तो बच्चों का नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट यूपीएससी वाले ही सिर्फ क्यों पास करें, बाकी लोग भी तो पास करें। ऐसा हो सकता है। कोई सवाल हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर खत्म करते हैं।